हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम लोग हैं इंदिरा नगर, जो कि बेंगलोर की मेन मार्केट है। और हम लोग पहुंच गए अभी सोनी सेंटर पे। तो एक्चुअली हम लोगों को कैमरा लेना था, तो हम लोग कैमरा कलेक्ट करने आए यहाँ पे, और फिर कैमरा यहाँ से कलेक्ट करके घर लेके चलते हैं, और फिर इसके डिटेल रिव्यू, डिस्क्रिप्शंस और टेस्टिंग सब चीज़ें करते घर चल के। ये अपना लेंस 1635 f 2.8 mm और ये A7S3। और ये महेश भाई ने साथ में एक बैग दिया है इसकी, जो कि कैमरे को सेफ रखेगा इसमें रखने के लिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बैग है इसके साथ में। और सोनी सेंटर से अभी हम लोग लेके जाएंगे घर, और फिर इसकी प्रॉपर करके देखते हैं अनबॉक्सिंग। मुझे एक्चुअली अपना कैमरा और ब्लॉगिंग सेटअप अपग्रेड करना था, तो मुझे चाहिए था एक फुल फ्रेम मिररलेस वीडियो कैमरा। तो उसी को लेके एक्चुअली कुछ दिन से मेरी इंटरनेट पे रिसर्च चल रही थी कि कौन सा कैमरा परचेज़ करूँ, कौन सा लेंस परचेज़ करूँ। एंड फाइनली आई फाउंड दिस वीडियो मास्टर। तो ये है सोनी A7S3 फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जिनकी वजह से मैंने इसे परचेज़ किया है, जैसे फ्लिप आउट स्क्रीन है, गुड ISO रेंज है, और 759 अच्छे खासे इसमें ऑटो फोकस पॉइंट है, जो कि एक बहुत ही अच्छे वीडियो के लिए करने में हेल्प करते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में कि मेरे रीजंस क्या क्या रहे इस कैमरे को परचेज़ करने में, और इसके फीचर क्या क्या है इनके अलावा। तो मेरी रिसर्च के दौरान मुझे कुछ और भी अच्छे कैमरास मिले जब मेरी रिसर्च चल रही थी न्यू कैमरा को लेके, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छे कैमरास है, जैसे कैनन का 200D Mark II हो गया, कैनन का PowerShot G7X Mark II हो गया, कैनन का 50D Mark II हो गया, कैनन का 80D भी बहुत अच्छा कैमरा है। और फिर एक आता है सोनी का A6400। तो ये भी काफ़ी अच्छे कैमरास है जो कि मुझे अपनी रिसर्च के दौरान मिले। और अगर इनकी बात करी जाए तो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में बेस्ट बजट कैमरास है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी प्लानिंग है नया कैमरा परचेज़ करने की, या फिर वो प्लान कर रहे हैं अपग्रेड करने की, तो वो इन कैमरास को रेफ़र कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और इनमें से मैंने खुद 200D Mark II और ये कैनन 80D दोनों पर्सनली मैंने यूज़ करके देखे, और मेरा जो एक्सपीरियंस इनके साथ में बहुत अच्छा रहा। और फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग एंड रिव्यू। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स है इसका, और इसमें बहुत सारे से ये रखे हुए यहाँ पे मैनुअल्स पढ़ने के लिए। तो काफ़ी सारी बुक्स है, इन्हें रख देते हैं एक साइड में, इन्हें देखते बाद में रेफर करने के लिए कुछ। और फिर इसमें अगर ओपन करें यहाँ पे, ये है पावर पोर्ट, और नीचे देखते क्या है, बेसिकली बैटरी कंपार्टमेंट है ये। और ये निकलती है इसमें से एक बैटरी, जो कि इसके साथ में ही आती है। और इस बैटरी की अगर बात करें तो ये है NPF Z100, और इसका है 2280 mAh की बैटरी आ गई इसके साथ में, यहाँ पे लिखा भी है इसमें। तो इसे एक साइड में रख देते हैं अभी। और ये आ गया बेसिकली अडेप्टर चार्ज करने के लिए। और उसके बाद में ये है इसकी स्ट्रैप, तो साथ में आती है स्ट्रैप्स, और इसे रख देते हैं एक साइड में भी। उसके बाद में और देखते क्या क्या इतने सारे कंपार्टमेंट है इसमें। और ये है अपना मेन कैमरा बेसिकली। तो ये है मेन कैमरा। तो ग्रिप तो अच्छी है पकड़ने में, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और इंटरेस्टिंग है, नीट एंड क्लीन लग रहा है काफ़ी। तो इस तरीके से कैमरा है, और इसका खोल के एक बार देखते हैं लेंस। तो ये फुल फ्रेम हमें यहाँ पे देख सकता है पूरे का पूरा। और सोनी A7S3 अनबॉक्सिंग हो चुकी है अभी। तो अगर इसके बटन्स की बात करें यहाँ पे, तो ये होगा इसका यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन। ऑन ऑफ का बटन हो गया, ऐसे ही ऑन हो जाएगा और ऐसे ही ऑफ हो जाएगा। ये हो गया वीडियो ऑन का ऑप्शन। ये हो गया डायल मोड इसका, और ये हो गया रियर डायल मोड, बेसिकली क्विक डायल करने के लिए। शूटिंग मोड जो यहाँ पे होते हैं उन्हें फिक्स करने के लिए, उनकी सेटिंग करने के लिए। और ये हो गया एक्सपोजर कंपनसेशन डायल इसका यहाँ पे। और फिर अगर फ्रंट पे आते हैं यहाँ पे फ्लिप आउट स्क्रीन, और यहाँ पे ऊपर वो लगाने के लिए होता है, इसमें माइक वगैरह लगा सकते हैं वो। और फिर यहाँ पे ये बटन जो है ये कैमरा को लॉक करने के लिए होता है, कैमरा लगाना या फिर कैमरा हटाना उसके लिए हो गया ये। और ये मल्टी सिलेक्टर हो गया यहाँ पे। तो इससे पिक्चर को जो फ़ोटो वगैरह होते हैं उसे जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये फंक्शन बटन हो गया, फैन लिखा है। और ये एक तरीके से कंट्रोल व्हील्स हो गया। तो इससे काफ़ी सारे फंक्शन आते हैं, जैसे ISO का फंक्शन, DISP का फंक्शन, और भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं इसमें यहाँ पे। और ये प्लेबैक के लिए रहता है, और ये डिलीट करने के लिए होता है। और इसकी अगर बात करी जाए यहाँ पे, ये 3.5 mm TRS जैक हो गया यहाँ पे। और इसके नीचे भी काफ़ी सारे कंपार्टमेंट हैं यहाँ पे।
ये बेसिकली एक दो होते हैं इसमें यहाँ पे, ये माइक्रोफोन के लिए हो गया और नीचे वाला हेडफोन के लिए हो गया। और फिर इसमें दो USB स्लॉट्स हैं, मिनी और माइक्रो USB के लिए ऊपर वाला, नीचे वाला फिर ये C टाइप USB के लिए हो गया। और ये पीछे से लगाने के लिए उसमें जो पोर्ट अपना जो ट्राईपोड वगैरह रहता है उसमें लगाने के लिए ये बैटरी कंपार्टमेंट हो गया इसका। तो ये है इसकी कुछ कंप्लीट डिटेल। और अभी इसके साथ में देखते हैं लेंस अटैच करके और फिर इसे चला के देखते हैं। तो साथ में इन लोगों ने ये भी दिया है पावर, ये बेसिकली केबल कंट्रोलर है, इधर उधर से केबल डालते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्ली प्लग इन हो जाती है। तो इसका इन लोगों ने जो प्राइस दिया है वो दिया है इसके बॉक्स पे 3,34,990 रुपये, बट ये मार्केट से हमें मिला है लगभग 2,90,000 का। तो ये तो होगी कैमरा की डिटेल। और अभी बात कर लेते हैं इस एक जो लेंस है अपने पास में, तो ये ओपन तो मैंने कर दिया है अभी। तो ये है लेंस अपना FE1635mm f2.8 G मास्टर का लेंस है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस पे तो लिखा है, वैसे तो लिखा है इस पर 1,92,000 और 990 रुपये, बट ये हमें मिला है लगभग 1,63,000 का। तो मार्केट से सोनी सेंटर से हम लोगों ने परचेज़ किया और हमें वहाँ से इतने का मिला है। तो भी देख लेते हैं इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करके क्या क्या है इसमें। ये काफ़ी साइड में इन लोगों ने काफ़ी सारे मैनुअल दे रखे, तो ये तो इसमें रहने देते हैं अभी। और प्लस वारंटी कार्ड भी है, ये निकाल लेते हैं। तो ये कुछ बॉक्स हो गया और इसके अंदर ही फिर ये प्लास्टिक बैग है बहुत अच्छा सा प्रीमियम क्वालिटी का, क्योंकि लेंस इतना महंगा है तो ऑब्वियस है इन लोगों ने पैकिंग भी अच्छी करके दी होगी इसकी। फटाफट से कर लेते हैं ये भी। तो ये इसके अंदर फिर इन लोगों ने दिया इसके साथ में एक स्ट्रैप्स डालने के लिए गले वाले में, इसे एक साइड में रख देते हैं अभी। और ये हो गया फिर आपका मेन लेंस। तो इसके कुछ फंक्शन है इस पर, ये यहाँ पे ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस यहाँ से मैनुअली चेंज किया जा सकता है। और ये है फोकस होल्ड बटन यहाँ पे, और ये माउंट है बेसिकली ये इस साइड से कैमरा में लगेगा ये, और ये इसका फ्रंट साइड है। तो ये हो गया लेंस। और साथ में इन लोगों ने एक लेंस हुड भी दिया है ये, तो एक ये हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें जो सुपर इम्पोर्टेंट है वो ये है जो कि कार्ड है टफ का। तो क्योंकि इसमें जो ये कैमरा है सोनी A7S III, इसमें वैसे तो दोनों कार्ड लग जाते हैं, नॉर्मल SD कार्ड भी और ये टाइप A कार्ड। तो ये बहुत थोड़ा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप ये कार्ड यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो रीड स्पीड है वो है 800 मेगाबाइट पर सेकेंड, और जो इसकी राइट स्पीड होती है वो होती है 700 मेगाबाइट पर सेकेंड। और ये टफ कंपनी का है, 8 GB का है। और बेसिकली इसे बोलते हैं CF एक्सप्रेस कार्ड, जो कि कॉम्पेटिबल है इस कैमरा के। और ये हमने ख़रीदा है और ये 80 GB का तकरीबन पड़ा है ये 17,000 का। तो उसकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसकी रीड राइट जो स्पीड होती है काफ़ी अच्छी होती है। और ये हम लोग इसमें डाल के भी लेंस लगा के फिर इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर इसकी टेस्टिंग एंड रिव्यू करते हैं एक बार। तो अभी अपना जो कैमरा है उसकी फ्रंट की जो विंडो है ओपन कर लेते हैं और लेंस की भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो लॉक है ये छोटा सा, इसे ऐसे दबा के रखे और फिर इसका देखें वाइट ये स्लॉट और यहाँ पे ऐसे, और ये हो गया फिक्स इसमें। तो कैमरा तो इसमें कुछ ऐसे लग गया, फिक्स हो चुका है। और ये बैटरी का कंपार्टमेंट है। तो अभी इसमें बैटरी भी डाल लेते हैं इसकी। तो बैटरी इसमें कुछ ऐसे डाल लेते हैं अभी। और यहाँ पे बैटरी का भी लॉक दिया है इन लोगों ने। और ये मैंने डाल लिया इसमें यहाँ पे अपना जो टाइप A कार्ड है, और अपना कैमरा रेडी हो चुका है अभी। और अभी इसकी कर लेते हैं टेस्टिंग और फिर देखते हैं इसकी वीडियो फुटेज एंड फीचर्स के बारे में। कैमरा में लेंस डालने के बाद और टाइप A एक्सटर्नल कार्ड लगाने के बाद में सबसे पहला काम जो मैंने किया कार्ड को फॉर्मेट करने का। तो इसके लिए मैंने प्रेस किया मेन्यू बटन और फिर गया मैं कैमरा आइकन में, शूटिंग में, और फिर यहाँ पे मीडिया, और फिर ये ऊपर ही जो बटन दिख रहा है फॉर्मेट। तो यहाँ से मैंने कार्ड फॉर्मेट किया, सबसे पहला काम। दूसरी जो कि मेजर और इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो मैंने चेंज करी है इसकी सोनी सेंटर से लेने के बाद, वो है मेनू आइटम में आके और सेटअप के अंदर आके, और ये होती है यहाँ पे NTSC NPL। तो इनिशियली होता क्या है, जब हम कैमरा लेते हैं और उसे कन्फिगर करते हैं, लैंग्वेज वगैरह कन्फिगर करते हैं, तो वो PAL मोड में होता है। तो PAL मोड में बेसिकली जो फ्रेम रेट पर सेकंड है वो 100 या फिर 50 दिखाता है, 120 नहीं दिखाता, और कुछ और भी फ्रेम रेट्स होते हैं जो कि नहीं दिखाता। तो 120 और भी फ्रेम रेट्स देखने के लिए अपने फाइल फॉर्मेट में हम लोगों को चेंज करना पड़ता है NTSC। तो मैंने ये NTSC यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज किया। तो फिर ये 120 फ्रेम पर सेकंड इसने दिखाना स्टार्ट कर दिया।
और अब मेनू आइटम की तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग देख लेते हैं, वो है फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट में यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल फॉर्मेट दिखाता है ये, जैसे XAVC HS4K और XAVC VCS 4K, XAVCS HD, XAVCSI 4K, XAVCSI HD। तो मैं जो यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो के लिए वो ये यूज़ करता हूँ SI 4K, क्योंकि इसमें जो मेनली जो कंप्रेशन मिलता है वो होता है, तो इसमें जो फाइल जनरेट होती है उसका जो कंप्रेशन मिलता है वो उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है H.264, और मेनली इसमें इंट्रा कंप्रेशन यूज़ होता है। तो उससे होता क्या है कि जो फाइल होती है आपकी थोड़ी बड़ी होती है, बट उसे एडिट करने में और प्लस प्लेबैक में आसानी रहती है। तो मैं यही यूज़ करता हूँ, और इस पर मैं 30 फ्रेम पर सेकेंड यूज़ करता हूँ, वो दिखा भी देता हूँ मैं आपको। तो ये मेरी फ्रेम सेटिंग रहती है इसमें 30 फ्रेम पर सेकेंड। तो ये हो गई इसमें SI 4K की। और अगर इसके और फाइल फॉर्मेट है जो उनकी बात करें, जैसे अगर हम लोग ये देखें, तो अगर हम लोग तो इसका जो कंप्रेशन स्टैंडर्ड होता है वो होता है H.265, और इसमें जो फाइल की जो वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बट इसमें जो फाइल का साइज़ होता है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, छोटी फाइल बनती है, और जो छोटी फाइल बनती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रहता है, और उस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि प्लेबैक में और एडिटिंग में थोड़ी हार्ड होती है वो। और अगर बात करें XAVC S4K की, तो ये भी एक स्टैंडर्ड कोडेक है, और इसकी जो फाइल होती है वो थोड़ी लॉन्ग GOP कोडेक होती है, और ये जो कंप्रेशन स्टैंडर्ड यूज़ करता है वो H.264 का यूज़ करता है। तो इसकी फ़ाइल भी थोड़ी सी जो एडिटिंग और प्लेबैक में थोड़ी हार्ड होती है, और इसमें यहाँ पे आपको अच्छी बात यह है कि आपको जो फ्रेम रेट है वो 120 तक मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको 120 की फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, सेकंड वाला स्टैंडर्ड वाला। और ये तो नॉर्मली जो अपना 1920 और 1080 जो अपनी HD फाइल होती है नॉर्मली आप देखते भी होंगे यूट्यूब पे हाई डेफिनेशन वाली, ये तो वही है। और सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये XAVCSI में भी सिमिलरली हाई डेफिनेशन की फ़ाइल आपको मिल जाती है। अगर आपको 4K पे शूट नहीं करना, आपको शूट करना है इस पर, तो वही 1920x1080 के जो रेजोल्यूशन है उसकी फ़ाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है सिंपली। और अभी करते हैं इसका आउटडोर वीडियो क्वालिटी टेस्ट। तो उसमें देखते हैं कि इसके जो मल्टीपल इसमें ऑप्शन है इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए वो कैसे काम करते हैं एक्चुअली। तो इसका इमेज स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए अपने पास में दो ऑप्शन है। एक तो जो ट्राईपोड होता है सिंपल हैंडल्ड ट्राईपोड, एक तो ये है। तो पहले इसके जो 3 मोड है बेसिकली, इसमें 3 ऑप्शन है इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए। एक तो होता है आपका कम्प्लीटली ऑफ कर देना इमेज स्टेबलाइजेशन को, और दूसरा इसमें होता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मोड में ये 2 चीज़ें कवर करता है मेनली। एक तो जो उसका इंटरनल बॉडी स्टेबलाइजेशन होता है या फिर जिसे बोलते हैं IBIS, और उसमें प्लस ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, तो 2 चीज़ें कवर करता है उसमें। और इसका जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है एक्टिव स्टडी शॉट, और उसमें एक्टिव स्टडी शॉट में ये बेसिकली स्टैंडर्ड और प्लस डिजिटल जो इमेज स्टेबलाइजेशन होता है वो कवर करता है, जो एक्टिव स्टडी शॉट होते हैं। और एक अपने पास में ये गिम्बल, तो दोनों पे इनकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। पहले तीनों की जो तीनों मोड है वो इस पर टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में वो जो तीनों मोड है और ये इसकी वीडियो टेस्टिंग है 4K 120 फ्रेम पर सेकंड, जबकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक है, मतलब वो मूव नहीं कर रही। तो अभी मैं सोनी A7S III से शूटिंग कर रहा हूँ, और अगर बात करें इसके फोकस पॉइंट के बारे में तो टोटल इसमें है 759 फोकस पॉइंट, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इसमें है ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, ह्यूमन एंड प्लस एनिमल्स, आइस ऑटो फोकस भी इसमें है। और अभी इसका करते हैं फोकस स्विचिंग स्पीड टेस्ट। बाहर बारिश हो रही है, तो अगर देखें इसकी जो फोकस स्विचिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग अच्छी करता है, ये काफ़ी फास्ट है। तो एक बार इसकी देख लेते हैं ISO रेंज को, पहले टॉप पे ले जाके हाईएस्ट करके और फिर लोवेस्ट करके। तो ये इसकी जो मैक्सिमम है यहाँ पे जो उसकी दिखा रहा है 4,96,100,
और जैसे जैसे धीरे धीरे कम करके लेके जाएंगे तो विजिबिलिटी आती चली जाएगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा इसकी ये ISO रेंज हो रही है और उसमें प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आएगी। बट जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा इसे ISO रेंज को, ये नॉर्मल होती चली जाएगी और जो विजिबिलिटी है पिक्चर की वो हम लोग देख सकते हैं कैमरा की स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम इसका ISO रेंज मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 40 से लेके ये 4,96,100 तक जाती है। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी सेटिंग होती है जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा मूवी रिकॉर्डिंग मोड में। और मूवी रिकॉर्डिंग मोड में जाने के बाद हमें जब फंक्शन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद में हमें काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है यहाँ पे। जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल सेट करना है या फिर ऑटो फोकस पॉइंट सेट करना है यहाँ पे। तो ये जो फ्रंट पे डायल बटन होता है उसे प्रेस करके यहाँ से ये ऑटो या मैनुअल दोनों चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा भी और काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है यहाँ पे। तो ये टच स्क्रीन तो काम करता ही है इसका। तो ये ऑटो फोकस की सेटिंग हो जाती है यहाँ से। फिर ये फोकस एरियाज सिलेक्ट करना है, वाइड है कौन सा है वो जो आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। काफ़ी सारे एरियाज इसमें यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो वाइड यूज़ कर रहा हूँ हाल फिलहाल में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आते हैं पिक्चर प्रोफाइल। तो उसमें काफ़ी सारी 10 प्रोफाइल के आसपास मिल जाती है आपको, जो कि जिसमें मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल थीम्स मिल जाती है कलर के साथ साथ में। तो ये पहले इनेबल करनी पड़ती है और फिर ये यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़ेब्रा डिस्प्ले यहाँ पे, और ये ज़ेब्रा डिस्प्ले की सेटिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ज़ेब्रा लेवल आता है, पीक ऑफ, पीकिंग लेवल आता है, वाइट बैलेंस आता है, मतलब जो आपकी वीडियो आपकी जो फ़ोटोज़ है वीडियोज़ उनके आपको वाइट की वाइटनेस कितनी रखनी है। और ये स्टडी शॉट आ जाता है। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक्टिव, स्टैंडर्ड और ये ऑफ, ये मेनली आपको 3 फंक्शन मिल जाते हैं इसमें। और ये है प्रायोरिटाइज रिकॉर्डिंग मीडिया, और ये यहाँ पे एक्सपोजर मोड। सोनी A7R4 ना लेने का मेन रीज़न है उसमें फ्लिप आउट स्क्रीन का ना होना, क्योंकि फ्लिप आउट स्क्रीन के बिना व्लॉगिंग में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और अगर हम लोग बात करें फोकस पॉइंट की एंड ISO रेंज की, तो उसमें भी सोनी A7S3 आगे निकल जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा वीडियो कैमरा है। हाँ, एक बात है कि उसमें सोनी A7R4 जो है उसमें 61 मेगापिक्सल है। तो 61 मेगापिक्सल होने की वजह से वो फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा साबित हो सकता है। अल्फा 7C भी एक बजट फ्रेंडली कैमरा है और काफ़ी अच्छा कैमरा है वैसे तो। बट मेरे ना लेने के 2 ही रीज़न रहे। एक तो उसमें 4K 120 फ्रेम पर सेकंड नहीं है, और दूसरा उसमें एक्टिव स्टडी शॉट नहीं है। और अगर बात करें सोनी FX3 ना लेने की, तो उसकी वजह यह है कि सोनी FX3 जो है वो सिनेमा लाइन का कैमरा है, क्योंकि इनकी जो वो FX सीरीज़ है वो सिनेमा लाइन एक्चुअली। तो अभी अपनी रिक्वायरमेंट वीडियोग्राफी की थी, तो मुझे चाहिए था एक वीडियो फोकस कैमरा। और अब बात करते हैं कैनन 90D ना लेने की, तो कैनन 90D एक्चुअली एक बहुत अच्छा कैमरा है और उसमें 4K 120 भी मिल जाता है। बट मुझे जो ना लेने की वजह लगी उसकी ये लगी कि उसमें एक तो क्रॉप सेंसर है वो, और दूसरा उसमें DSLR है। तो मुझे अपग्रेड करना था मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा पे, और दूसरा मुझे उसकी बॉडी भी थोड़ी बल्की लगी। और अब बात करते हैं कैनन R5 की, तो कैनन R5 वैसे तो अच्छा कैमरा है, नो डाउट उसमें दुनिया भर की फंक्शनैलिटी है। बट मेरी ना लेने की जो मेन वजह रही वो रीज़न से वो ये है कि नंबर 1 तो उसमें जो ISO रेंज है वो सोनी A3 के कंपैरिजन में कम है। तो ISO रेंज एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होती है वीडियो के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, वीडियो बनाने के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो ISO रेंज हम लोगों की जितनी अच्छी मिलती है हमें कैमरा में, उतनी हम अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी आती है। अगर हम लोग बात करें मेगापिक्सल की, सो कैनन R5 में मेगापिक्सल ज़्यादा है, तो फोटोग्राफी उसकी नो डाउट अच्छी हो सकती है। बट वीडियो क्वालिटी मुझे लगता है कि अपनी सोनी A7S3 की अच्छी होगी, क्योंकि इसमें अपनी ISO रेंज ज़्यादा है। और जो दूसरी वजह थी मेरी वो ये थी कि जो कैनन R5 है वो 39 ग्राम हैवी है सोनी A7S3 से। सो गाइस, मेन क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि जो मेरी कॉस्ट है टोटल मेरे कैमरा को लगा के और प्लस जो मेरे ब्लॉगिंग सेटअप को लगा के, वो अपग्रेडेशन की कॉस्ट कितनी पड़ी है मुझे। तो अगर मैं मोटा सा बताऊँ आपको, तो एक तो मैंने ये अपग्रेडेशन में पुणे भी लिया था, इसकी साथ में लिया था जब मैंने कैमरा परचेज़ करने गया था 1-2 दिन आगे पीछे से। तो ये है S20 FE5 जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी। तो इसकी ये मुझे मिला तकरीबन 47,000 का। दिस इज़ वन आइटम। और अगर इसकी कैमरा की बात करूँ A7S3 की, तो ये पड़ा है 2,90,000 का। और ये लेंस जो है इसके साथ में 1635 G मास्टर का, ये पड़ा है 1,63,000 का। और ये फिर एक मैंने VBLS का गिम्बल लिया है, ये 24,000 का मुझे ये पड़ा है। और फिर एक ये है मेरे पास में
ये मैंने जो भी ख़रीदा है रोड वीडियो माइक प्रो प्लस 27,000 का ये मिला है मुझे। और इसके साथ में जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था, ये टफ का जो कार्ड है टाइप ए कार्ड 17,000 का ही है। तो सारी कॉस्ट लगा के ओवरऑल सब आइटम की लगा के ये मुझे पड़ा है 5,66,000 का। सो गाइस, ये थी कुछ डिटेल्स एंड थॉट्स मेरे सोनी A7S III के बारे में और जो सेटअप मैं यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए। बाकी आप लोगों के पास अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू पोस्ट इन वीडियो कमेंट सेक्शंस, आई विल रेस्पॉन्ड ऑन दैट। और आप में से बहुत सारे लोग कैमरा एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो उन लोगों का क्या कहना है मेरे थॉट्स को लेके, तो वो भी अपनी राय या फिर कोई सजेशंस अगर उनके पास है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो गाइस, आने वाली अपनी सारी वीडियो मैं इसी सोनी A7S III से शूट करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching and have a good day.